आपने बेटे बेटे टिप्पणी की थी, नहीं नहीं कोई खड़ा करने का अधिकार नहीं आपको, प्लीज। वो सफाई कर्मचारी जो आज सीवर में उतरता है और गांव देहात में मैला सर पे उठाता है, सर ये बहुत तकलीफ का विषय है। The deception, the economy has already been handed over to the Ravanas of crony capitalism. आज 7 फरवरी को बजट सत्र का 8वां दिन था। गुरुवार 6 फरवरी को संसद के दोनों सदनों में अमेरिका से वापस भेजे गए अवैध भारतीय अप्रवासियों के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर को पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में सफाई पेश करनी पड़ी थी। आज भी विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया था और इस मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान की मांग की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। हालांकि सदन के बाहर इस मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। पिछले लंबे समय से हमने सुना कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है। डंका नहीं बज रहा है, सही मायने में ढोल बज रहा है। जिस तरह का सलूक अमेरिका ने, जिस तरह का अपमान भारत के लोगों का किया, ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैक्सिको और कोलंबिया जैसा देश जो है, उन्होंने अपने नागरिकों की रक्षा की, उन्होंने अपने नागरिकों को मना कर दिया कि हम जो है इस अवस्था में नहीं लेंगे। उन्होंने अपना प्लेन भेज के उनको बुलाया, सरकार को आंख दिखाई, लेकिन हमारी सरकार ट्रंप जी से जवाब नहीं मांग पा रही है। हमने नमस्ते ट्रंप कराया, हमने वहां जाके प्रचार किया, उसके बावजूद भी जिस तरह का सलूक वो भारतीयों के साथ कर रहे हैं, यानी कि भारत की धरती पे आने के बाद भी इतने लंबे सफर में टांगों में जो है बेड़िया बांध के, पेट पे बेड़िया बांध के, हथकड़ियां बांध के, और किस तरह से बहनों को, बच्चों को और वहां जो नौजवान जिनको वापस लाया गया, और ये किसकी वजह से हुआ? ये हमारे देश में जो बढ़ती बेरोजगारी, उसकी वजह से। अमेरिका अगर आज वहां स्टैंड कर रहा है, उसमें हमारा योगदान है। हमारे जो ब्रेन है, जो हमारी क्रीम लेयर है, वो यहाँ से वहां गई है। उन्होंने शिक्षा यहाँ प्राप्त की, लेकिन सेवा वहां की है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के लेवल पे या सॉफ्टवेयर के लेवल पे हो, या वैज्ञानिक उसमें हो, या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हमारा योगदान है उसमें। और आज उनका हमारे खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन या इस तरह का जो है भविष्य में जो है इस तरह की योजनाएं, वो खतरनाक है। इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मैं विदेश मंत्री जी ने जिस तरह से कल चीजों को घुमाने का प्रयास किया, उनको जवाब देना चाहिए था कि इतने अच्छे संबंध होते हुए फिर ये हमारी कौन सी फॉरेन पॉलिसी है कि युद्ध बंदियों से भी बुरा सलूक हमारे भारतीय नागरिक के साथ किया गया। और जिस तरह से विदेशी नीति के फेलियर होने के कारण और उनका मिलिट्री जो है जहाज हमारे यहाँ उतर जाता, उसको परमिशन मिल जाती, ये भी बड़ा चिंता का विषय। इसलिए मैं विदेश मंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूं कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि उन वीडियो में देख के अपने भारतीय नौजवानों को जो तकलीफ हमें हुई, जो भारत का अपमान हुआ है, वो हम लोग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं ऐलान करता हूं, अगर ट्रंप साहब यहाँ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आएंगे तो आजाद समाज पार्टी उनका पुरजोर विरोध करेगी। जो भी हमारे देश के सम्मान का खिलवाड़ करेगा, हम लोग उसको किसी भी कीमत पे उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई और आम बजट पर चर्चा करते हुए समाप्त हुई। संसद में आज न तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि पीएम मोदी ने एनडीए के सांसदों के साथ मुलाकात जरूर की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया रहा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बिहार के शिवहर से जेडीयू की सांसद लवली आनंद ने खाद की कालाबाजारी का मुद्दा उठाया, तो वहीं सपा सांसद आनंद भदौरिया ने यूरिया की किल्लत का मुद्दा उठाया। जबकि मधेपुरा से जेडीयू के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने लिक्विड खाद के छिड़काव के लिए छोटी जोत में ड्रोन के इस्तेमाल की दुश्वारियां बताई और नैनो खाद के छिड़काव का मुद्दा उठाया, जिसका जेपी नड्डा ने जवाब दिया। श्रीमती लवली आनंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर बोल दो पहले तो। 62। आप तो अनुभवी हो। 62 ये है कि विगत माननीय सदस्य पूछें। ये है कि विगत 5 वर्षों के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और क्या सरकार की उर्वरकों की अधिक खपत वाले बिहार जैसे राज्यों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। गौ है कि क्या सरकार आयातित उर्वरकों की कीमत कम होने के कारण देश में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की इच्छुक नहीं है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब 7 अक्टूबर से को 2014 में हम लोगों ने 6 नए फर्टिलाइजर्स के प्लांट्स लगाने का निर्णय किया, जो 4 पब्लिक सेक्टर में थे, 2 प्राइवेट सेक्टर में थे। एक रामागुंडम में जो तेलंगाना में, एक गोरखपुर में, एक सिंदरी में, एक बरौनी में, और जो प्राइवेट है वो राजस्थान में और वेस्ट बंगाल में। इस तरीके से लगभग हर एक उर्वरक में, हर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री की कैपेसिटी में लगभग 12 लाख मेट्रिक टन बढ़ाने का हम उसमें उसकी व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर के 76 लाख मेट्रिक टन 6 न्यू प्लांट्स में बढ़ा, और 2014 में हमारी जो कैपेसिटी थी वो 225 लाख मेट्रिक टन थी। इसी बीच में गैसिफिकेशन के माध्यम से भी और एनर्जी को इम्प्रूव करते हुए इन्हीं प्लांट्स की कैपेसिटी को 20 से 25 लाख मेट्रिक टन और बढ़ाया गया, और अब हम 315 लाख मेट्रिक टन के हम फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने उसमें। जहां तक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री को लगाने का सवाल है, यह कंजम्पशन के बेस पर नहीं होता, ये वहाँ के रॉ मटेरियल और उसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ईस्टर्न इंडिया की तरफ इसका ध्यान कम दिया गया था, इसलिए ईस्टर्न इंडिया की तरफ ये सारे के सारे प्लांट्स लगे हैं, और जैसे जैसे अवेलेबिलिटी और उसकी आवश्यकता होती है हम इसको तीव्र गति से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं आप? जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, ये सर्वविदित है कि सीजन के समय बिहार एवं अन्य राज्यों में किसानों को समय पर खाद उर्वरक नहीं मिलता है और उन्हें मजबूरन ब्लैक से खेती के लिए उर्वरक खरीदना पड़ता है। अब समय पर स्टॉक कैसे किसानों के पास पहुंचे, ये व्यवस्था की गड़बड़ है। सरकार कंपनी को सीधे सब्सिडी देती है और कंपनी खाद निर्माता को उर्वरक किसानों के पास पहुंचा देने की जिम्मेवारी है, किंतु उर्वरक निर्माता रेलवे ट्रैक से खाद आगे पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वहीं से डीलर या स्टॉकिस्ट को ब्लैक करना शुरू कर देते हैं और स्टॉक भी समय से नहीं आता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? ये क का है, ख का है कि बिहार में खाद विशेषकर यूरिया की किल्लत और ब्लैक का मुख्य कारण बिहार का नेपाल से बॉर्डर सटा होना है। आसानी से खाद डीलर बिहार से नेपाल यूरिया का सप्लाई कर देता है और यहाँ पकड़े जाने पर कार्रवाई सीधा डीलर पर होती है, किंतु गाड़ियों और ड्राइवर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक सेकंड माननीय मंत्री जी, बिहार में शराबबंदी है वहाँ। मंत्री जी प्लीज। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ मिल करके डेट वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज, एरिया वाइज तय होता है कि किसको खाद डीएपी कब, कहाँ, कितने, कब पहुंचेगी। हम उसके अनुसार उसको पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं और इसका डिजिटाइज्ड होता है, इंटीग्रेटेड डिजिटाइज्ड बेस्ड सिस्टम है जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें टाइम पर मॉनिटर होती रहती हैं। जहाँ तक इसके डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, उसमें कई लोग अननेसेसरली ये क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं। एक्शन लेने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, वो स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेती है और वो इंश्योर करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कि समय पर खाद किसानों को मिल जाए। श्री दिनेश चंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सरकार नैनो यूरिया एवं अन्य उर्वरक लिक्विड बना रही है और खाद निर्माता कंपनी किसानों को नैनो फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही है। लिक्विड खाद का इस्तेमाल स्प्रे द्वारा ही हो सकता है और सरकार का स्प्रे के लिए ड्रोन पर फोकस है। अब किसानों को परेशानी यही शुरू होता है सर कि क्योंकि ड्रोन से बड़ी खेती में स्प्रे तो हो सकता है, किंतु मेरे बिहार राज्य में छोटे छोटे किसान हैं जिसको 5 कट्ठा, 10 कट्ठा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 बीघा जमीन है
उसमें ड्रोन से स्प्रे नहीं हो सकता। फिर किसानों को छोटे स्प्रे मशीन चाहिए, तो क्या सरकार बिहार में किसानों को स्प्रे मशीन के खरीद के लिए सब्सिडी देने पर विचार रखती है? और लिक्विड उर्वरक निर्माता कंपनी नैनो खाद के फायदे के लिए बिहार में कोई जानकारी के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है? उसे भी किसानों को उसके फायदे की जानकारी देने के लिए कोई कार्यक्रम चलाने के लिए सरकार उस कंपनी पर दबाव देगी क्या? सबसे पहली बात तो यह है अध्यक्ष जी की सरकार नैनो का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं करती है, प्रेरित करती है। हम प्रेरित करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस क्वेश्चन का ओरिजिनल क्वेश्चन से ये अलग से क्वेश्चन करें ड्रोन के बारे में और स्प्रे के बारे में, तो उसके बारे में हम उत्तर देंगे। ये मेन क्वेश्चन से जुड़ा हुआ नहीं है। जहाँ तक एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ सदन की जानकारी के लिए, क्योंकि कई बार खाद के बारे में चर्चा होती है, यूरिया जो हम 266 रुपीज़ MRP 45 kg का दे रहे हैं, उस पर जो सब्सिडी है वो 1617 रुपये यानी 1400 की सब्सिडी भारत सरकार प्रति बैग 45 kg पर दे रही है। DAP जो 1350 पर हम दे यूरिया रहे की हैं। रेट भी बता दो इनको है? यूरिया का बैग कितने रुपए देते हैं? यूरिया का 45 kg का कितने रुपए में देते हैं? 266 रुपीज, जयप्रकाश जी 266 एक रुपए। मिनट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जयप्रकाश जी उस दिन कह रहे थे कि 1300 रुपए का देते हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 300 रुपए कम में देते हैं, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं 268 में। नौ यूरिया के बारे में बात कर रहे थे। तीसरी बात DAP 1350। मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत किल्लत हुई थी, तब भी 2020 से कोरोना के टाइम में इसके कॉस्ट को 1350 रुपए MRP 50 kg बैग से नहीं बढ़ने दिया है और आज दिन भी 1350 पे मिल रहा है। तीसरी बात कि इस पे जो कॉस्ट पड़ती है वो 3000 रुपीज पर बैग पड़ती है, यानी 1650 रुपए प्रति बैग भारत सरकार प्रति बैग पे कर रही है DAP के लिए। ये हमको ध्यान रखना है। श्री आनंद भदौरिया। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पिछले दिनों हमारे लोकसभा क्षेत्र धौरहरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में यूरिया की किल्लत रही। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि आगे यूरिया की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी? मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और पहली बात बताना चाहता हूं माननीय सांसद महोदय, हमारे सदस्य, कि कभी भी किल्लत नहीं रही, कभी भी किल्लत नहीं रही। किल्लत, मेरी बात सुनिएगा और आपकी मदद मैं चाहता हूं, आपकी मदद मैं चाहता हूं। किल्लत क्रिएट की जाती है, किल्लत क्रिएट की जाती है कुछ जो मार्केट को इंटरवेंशन करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सब लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप हमसे पता कीजिए, मंत्रालय से पता कीजिए। रेक्स जिस दिन तय किया है उस दिन पहुंचता है, लेकिन अननेसेसरली क्रिएट करके कुछ लोग उसमें से मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्टिव होना चाहिए और आप सांसदों को हमारी मदद करनी चाहिए कि पब्लिकली इन चीजों को लड़ा जाए। श्री अनुराग ठाकुर। प्रश्नकाल का अगला सवाल चंद्रशेखर आजाद का था। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का सवाल पूछा, जिसका अन्नपूर्णा देवी ने जवाब दिया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, कि आंगनबाड़ी बहनें बहुत काम करती हैं और ये एक अच्छा विस्तृत कार्यक्रम है। क्या आंगनबाड़ी बहनों के वेतन जो मानदेय उनको मिलता है वो कितना है, और अगर ये सम्मानजनक मानदेय है उसकी भी जानकारी दें, और ये सम्मानजनक मानदेय नहीं है आपके, जब आप इसका उत्तर देंगे तो ये भी बता दें कि क्या उनके वेतन वृद्धि की कोई कार्यक्रम, कोई आपके पास रूपरेखा है, क्योंकि ये काम तो बहुत दिया जाता है लेकिन उस तरह का सम्मानजनक मानदेय सर उनको नहीं मिलता। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता
उसी ग्रामीण उसी क्षेत्र के होते हैं और उनको 6 घंटे के लिए हम उनसे काम लेते हैं। निश्चित रूप से आज वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है और विभिन्न राज्य सरकार भी अलग अलग तरीके से उनसे काम ले रही हैं। तो अगर हम देखें तो अलग अलग जो भारत सरकार के माध्यम से भी हम उनको मानदेय देते हैं और समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी भी होती है। मानदेय के अलावे भी हम उनको उनका जीवन बीमा, आयुष्मान भारत के तहत अभी हेल्थ कवरेज स्कीम से भी उनको हमने जोड़ा है और राज्य सरकार के द्वारा भी दिए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा भी जो राशि दी जाती है, कहीं 15,000 कहीं 10,000 इस तरह से, और आने वाले समय में भी ये लगा नहीं राज्य सरकार महोदय विभिन्न राज्य जब ये कार्य तो अलग अलग वो टॉप अप देते हैं और टॉप अप के माध्यम से देखेंगे तो विभिन्न राज्यों के इसमें मानदेय एक रूप में नहीं है। हम चूंकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, हम आपको डिटेल आपको देंगे कि किस राज्य में कितने दिए जा रहे हैं। भारत सरकार समय समय पर 2018 में भी बढ़ाई है और हम जैसा महसूस करते हैं उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल खत्म होते ही राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। आरजेडी सांसद मनोज झा ने देश में बढ़ती असमान आय का मुद्दा उठाया। वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी ने श्रीलंका की कैद में पड़े भारतीय मछुआरों का मुद्दा उठाया। शुक्रिया माननीय वाइस चेयरमैन साहब, बेहद खुशी की बात है। धन्यवाद आपका कि ये मौका मिला और धन्यवाद इसलिए भी कि माननीय वित्त मंत्री भी हमारे समक्ष मौजूद हैं। ये अगर मैं सदन में बीते कुछ वर्षों में इस प्रश्न को हमने लगातार उठाया है और ये प्रश्न महोदय सिर्फ मेरा नहीं है। आय की असमानता हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर रही है। खास तौर पर अगर मैं कहूं कि अरबपति खरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उसके ठीक बरक्स जो शार्प डिक्लाइन है मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप और खास करके जो असंगठित क्षेत्र का मामला है, तो महोदय मेरा सिर्फ आपके माध्यम से अपनी सरकार से ये भी कहना है कि कोविड के पश्चात इस प्रक्रिया में और भी तेजी आई है। आय के असमान वितरण के प्रश्न पर एक जो शेप है इकोनॉमी का, उसमें एक प्रभु वर्ग जिसे हम एलीट कहते हैं, प्रभु वर्ग की आय में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उसके अनुपात अगर आप देखें तो एक जो सामान्य हाशिए के समूह है या जो हमारा वर्किंग क्लास है, उसकी आय में लगातार इस प्रकार की गिरावट देखी जा रही है जो चिंता का विषय है। महोदय, आय का असमान वितरण सिर्फ इकोनॉमी को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि सोशल स्टेबिलिटी को भी प्रभावित करता है, वो डेमोक्रेसी को भी प्रभावित करता है। क्योंकि सर हम सब कहीं न कहीं पाते हैं कि जब पूंजी का संकेंद्रण होता है तो पूंजी राजनीति को भी निर्धारित करने लगती है और राजनीति को जब पूंजी निर्धारित करती है तो मैं समझता हूं उससे निकलना हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। महोदय, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आय के असमान वितरण का स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भी असर पड़ता है, शिक्षा पर असर पड़ता है। मैं आगाह करता रहा हूं सदन को सर, माननीय सभापति महोदय, कि अगर हमने इसके लिए कठोर और तात्कालिक फैसले नहीं लिए तो हम एक ज्वालामुखी के ढेर पर बैठे हुए हैं। आखिर में मैं कहूंगा कि आर्टिकल 38 और 39 को, खास करके 39 क्लॉज सी, that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. That's my request to you and to the government. Thank you very much. And arrested by the Sri Lankan army regularly. Over 97 fishermen have been arrested and they are in Sri Lankan jails. They are being shot at. They've been tortured in unbelievable ways. Over 210 boats of the fishermen, which is the basic of their livelihood, has been taken away and it's been nationalized by the Sri Lankan government. Yes. And how will our fishermen live? Our Chief Minister has been consistently requesting the Union government, the Prime Minister,
to Okay, madam. resolve this issue. But you have no bother about Your it. concerns We will be want your concerns will be taken up by the concerned ministry and the government of India. We want And a permanent solution. इसके बाद दोनों सदनों में बजट पर चर्चा शुरू हुई। बजट पर चर्चा की शुरुआत के समय वित्त मंत्री के सदन में न होने पर विपक्षी सांसदों ने जंग पर हंगामा काटा, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वित्त मंत्री कल भी यहां थी, उससे पहले भी थी, लेकिन सदन में गतिरोध के कारण चर्चा शुरू नहीं हो सकी। उन्होंने सदन को यह आश्वस्त किया कि राज्य मंत्री यहां हैं, मैं इनको यह सूचित करूंगा कि अब सदन में चर्चा शुरू हो गई है। समझ गया ना, सुन लिया। please allow him to I am just informing that MOS here, you have raised issue. I will inform the finance minister. Okay. Sir, Venu ji, Chairman sir, yes, okay, you have raised this issue. Let me. No, ऐसा कोई नियम नहीं है सर। एक ऐसा है सर, yesterday. हो गया? क्या बात करते हैं लोग? Yesterday also finance minister came, waited, but the house was disrupted. Finance minister was always there. You had disrupted the house yesterday. Just now you have raised this issue. I have said I will convey to the finance minister. In the meantime, you raise an issue. Let me respond. No? Please hear him. Just please hear him. Hasbinul please hear to minister sir. Please. सिर्फ ये You will be आवाज allowed. उठाते Okay. हैं, You सुनना will be नहीं allowed. चाहते हैं। Please sit. Please sit. You will be allowed. Please sit, Gaurav ji. Please sit. Minister. Please hear minister. Sir, I am informing this house again that finance minister was ready from the beginning, yesterday also, before also, but yesterday because of the disruption in the house, the discussion could not be taken up. Now the house is ready to take up the discussion. I will inform the finance minister. In the meantime, my only request is the honorable MO is sitting here. Let the discussion begin. Okay. I will inform the finance minister. Okay. What is wrong in that? What is wrong in that? Please. I have. बजट चर्चा के दौरान सपा सांसद डॉक्टर शिवपाल सिंह पटेल ने बुद्ध का नाम लेने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी तो अपने भाषण में उपरोक्त बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। हमेशा की तरह कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और सरकार का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। कुंभ पर सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, फिर भी कितनी बड़ी अव्यवस्था रही सब जानते हैं। कभी सैकड़ों टेंट जलकर भस्म हो जाते हैं, कभी भारी संख्या में लोग भगदड़ में दबकर मर जाते हैं, फिर भी सरकार की कान पर कोई जूं नहीं रेंगती। और तो और कुछ तथाकथित संत महात्मा मरने वालों को मोक्ष प्राप्त तक की संज्ञा दे डालते हैं। ऐसा केवल भारत और बीजेपी के ही शासनकाल में हो सकता है। प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान बुद्ध पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, लेकिन भारत में कभी भी भगवान बुद्ध का नाम नहीं लेते, क्योंकि डरते हैं यदि वो उनका नाम लेंगे तो उनकी पार्टी के बहुत से लोग उनसे नाराज हो जाएंगे। ये लोग नहीं चाहते कि भगवान बुद्ध का भारत में उतना सम्मान हो। इसीलिए बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले बौद्ध सर्किट के निर्माण व रखरखाव के लिए इस बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। यहाँ तक कि कुशीनगर में बनाए गए एयरपोर्ट को शुरू करने के बाद भी बंद कर दिया गया, जहाँ पर हजारों श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक आते हैं। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता और देश की अर्थव्यवस्था में भी सहयोग होता। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि बौद्ध सर्किट के विकास के लिए अधिक से अधिक बजट दिया जाए और कुशीनगर के एयरपोर्ट को शीघ्र ही चालू किया जाए। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बजट की तुलना सीता हरण के प्रसंग से की और कहा कि जिस तरह से माता सीता का हरण हुआ था, उसी तरह जनता को भ्रमित कर वित्तीय स्थिरता से दूर कर दिया गया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि बीजेपी मतलब भाषण, जुमला और प्रोपेगेंडा। Honorable Chairperson Ma'am and esteemed members of this august house, today I rise here not just to respond to the union budget
that was presented by the Honorable Finance Minister for the year 2025-26, but also to expose the grand illusion it weaves, a mirage, a deception, or rather a golden deer budget. Well, all of you must be wondering, why am I referring to this budget as the golden deer budget? The 2025 union budget is nothing but a Marich moment from the Ramayana, an elaborate illusion designed to deceive. Just as the demon Marich took the golden form of deer to lure Ma Sita away, the NDA government has crafted a shiny, dazzling budget promising prosperity while hiding the economic catastrophe beneath. This budget might shimmer, but it's hollow as a treasure chest filled with air. It has flashy promises of tax cuts, economic growth, infrastructure hype to distract the common man, but beneath this illusion lies a brutal reality. Hidden indirect taxes, soaring inflation, slashed public spendings, and last but not the least, corporate giveaways. Just as Ma Sita was misled, the common people are being pulled away from financial stability straight into a fiscal wrecking ball. This government proudly proclaims no income tax for incomes up to 12 lakh rupees. But behind the scenes, they silently ensure the lost revenue is recovered through rising fuel prices, inflated service charges, hidden taxes on daily essentials, and the middle class, much like Lakshman warning Ma Sita, is skeptical, but BJP's propaganda and PR machinery is desperately working overtime to ensure that the common man and the people of this country still chase the golden deer anyway. What is given by one hand is being swiftly taken by the other. Just as in Ramayana, by the time people realize and recognize the deception, the economy has already been handed over to the Ravanas of crony capitalism. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सपा सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने किसान आंदोलन के वक्त किसानों पर आंसू गैस छोड़ने वालों पर कार्रवाई करने का मुद्दा उठाया और बजट को बकवास बताया। यह बजट देश की जनता के साथ बड़ा खिलवाड़ है। भारतीय जनता पार्टी धोखा देकर के सत्ता में आई और लाठी लेकर के सत्ता में बैठी है। ना सत्यता जब थी ना सत्यता अब है। इस बजट में कहीं भी आम आदमी के हित की बात कोई नहीं है। किसान, नौजवान, छात्र, बहन बेटी किसी का कोई उल्लेख इसमें तरक्की का नहीं है, परंतु ये किसान के आय दोगुनी करने की बात करते हैं। किसान के इनपुट की कीमत बढ़ा दी गई है। आप को ये जान करके ताज्जुब होगा, हम लोगों को आशा थी कि इस बजट में कृषि यंत्रों से, ट्रैक्टर से, इंजन आदि से जीएसटी हटाई जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कीटनाशक और उर्वरक इन पर थी कि सब्सिडी बढ़ेगी, उस पर सब्सिडी नहीं बढ़ी, बल्कि उल्टा मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में ही आप ही के लोग बैठ करके फर्जी खाद बना रहे, इफको, क्रबको, आईपीएल को सप्लाई कर रहे फर्जी पोटास। 27 रुपए क्विंटल की राख खरीद करके डिस्टिलरी से उसको ग्रेनुलाइजर में घुमा करके पोटास कह करके बेच रहे हैं। सब जानते हैं कि राख तो नेचुरल होती है, उसमें पोटास होता ही है। और हम लोग वित्त विभाग में जहां तक हम लोगों को इनकी उम्मीद थी कि किसान की फसल खरीदने का काम ये लोग करेंगे। एमएसपी को लेकर के आज भी किसान आंदोलनरत है। सरदार डल्लेवाल साहब आंदोलन कितने दिनों से अनशन पर बैठे, सरकार को फुर्सत नहीं है, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। आज किसान की फसल अगर गेहूं बिकता है तो 20 से 22 रुपए किलो बिकता है, और जब वही आटा पीस करके आता है तो वह 47 रुपए किलो होता है। उसमें ब्रांडेड होने लगी। जिन लोगों ने किसान आंदोलन में आंसू गैस के गोले छोड़े थे हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए जाए, पूरे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।